हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। वैसे शाम के बज चुके हैं 6, तो आप सभी को गुड इवनिंग भी। तो कैसे हैं स्टूडेंट? आई होप आप सभी की तैयारी यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल 2024 की काफ़ी जोर शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव भी धीरे धीरे बीत रहा है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे तुरंत उसकी तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। और ये मौका अंतिम बार मिला हुआ है, क्योंकि आपको पता है 2018-19 के बाद 2023-24 में ये 5 साल बाद वैकेंसी आई है। और आप यकीन मानिएगा कि वैकेंसी फिर से 3-4 साल के बाद वैकेंसी ही आएंगी। तब तक हम आप सब लोग ओवर एज हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमको ये लास्ट चांस और गोल्डन चांस मिला हुआ है। तो आपको अपनी पूरी ताकत के साथ इस एग्जाम में जुट जाना है। और ये घटना चक्र की जो हमने टॉस सीरीज लगाई हुई है आप सभी के लिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आपके क्वेश्चन बाई टॉप 75 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आज जो हमारा टेस्ट पेपर है, आज ही हम 90 नंबर का टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपने 8 टेस्ट पेपर कर चुके होंगे। आई होप आप सभी ने 8 के 8 टेस्ट पेपर लगाए होंगे और वहाँ पे आप 75 क्वेश्चन में से कितना आपका स्कोर बन रहा है ये भी आपने देख लिया होगा। जिसमें हम 37 क्वेश्चन हिंदी के करते हैं, बाकी 37 से लेकर 75 तक क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो यूपी पुलिस स्पेशल, करंट अफेयर और जीके जीएस स्टैटिस्टिक्स जितने भी ऑल ओवर क्वेश्चन बनते हैं वो हम 75 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज ही हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 9 नंबर का है और आप सभी को थंबनेल पर दिखाई भी देगा होगा। घटना चक्र की हमारी टॉप सीरीज चली हुई है और हमने जो है 8 टेस्ट पेपर आपको करा दिए हैं। जैसे ही घटना चक्र की टॉप सीरीज के 10 टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम घटना चक्र की एक और सीरीज आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप ये सारे के सारे 10 टेस्ट लगा लीजिएगा और लगाने के बाद आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे, ये मेरा यकीन मानिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पर मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हिंदी का है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर देने का की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद इसका आंसर भी आपको लगाना है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है कि अम्बभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है, धनपाल को कहा जाता है, शालिभद्र सूरी को कहा जाता है, या शंभू को कहा जाता है? तो चलिए आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शंभू को क्या है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ईश्वर दास की है, जायसी की है, कुतुबन की है, यह हो जाएगा कबीर दास की है। तो ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप बताएंगे दीदी ये कबीर दास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है और इन्होंने कहा था ढाई अक्षर जो पढ़ने से प्रेम के वो पढ़ने से पंडित नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा। देखिए आपको पता होगा कि हमारे इतिहास में जयचंद नाम का शासक हुआ है, जिसके कारण पता क्या हुआ था कि जो ये हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जयचंद ने क्या है, दुश्मनों से क्या है साठ गांठ कर ली थी, बाद में इसको भी मार दिया गया था। तो कहने का मतलब है ये हमारे देश के लिए क्या घातक सिद्ध हुआ था। तो इसीलिए कहा गया कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो ये जयचंद जो शब्द बन गया है ये संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, वहीं आपको पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक में आएगा, समूहवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा कि भाववाचक में आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप बताएंगे ये आ जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि पहले जो जयचंद था वो एक था, लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है। ये हमने जयचंदों को पता क्या है एक जाति में बांट दिया है कि जो भी अपने देश से विद्रोह करेंगे, जो भी अपने देश से दूसरे लोगों से साठ गांठ करके अपने देश को हानि पहुंचाएंगे, उन लोगों को हम जयचंद कहेंगे। तो जयचंद क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा में हो गया है। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुद्ध रूप में कौन सा है आपको बताना है? तादात्म्य,
तादात्म्य या तदात्म्य। तो स्टूडेंट तादात्म्य का सही रूप कैसा होता है, 4 प्रकार से आपको लिखा हुआ दिख रहा है। सही कौन सा है वही आप कमेंट करके बताएंगे, तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तादात्म्य जो लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए में जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से लिखा जाता है। ता पर भी आकर डंडा आएगा, दा पर भी आकर डंडा आएगा और आधा तय आधा में और यह बनेगा। इसी प्रकार से एक शब्द लिखा जाता है महात्म्य। तो महा पे आकर डंडा, हा पे आकर डंडा, ता में और यह हो जाएगा मैं। तो महात्म्य और तादात्म्य ये दोनों शब्द एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। और आपको पता होगा ये महात्म्य शब्द क्या है, जो आपको पता होगा आरओ का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्म्य शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से तादात्म्य और इसी प्रकार से महात्म्य दोनों शब्द लिखे जाते हैं। आपको दोनों शब्दों की पहचान हो गई होगी। बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर के राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निष्काम का संधि विच्छेद क्या है, यानी कि निष्काम का संधि विच्छेद कैसे हो सकता है वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है निस प्लस काम, निहि प्लस काम, निस प्लस काम या निस प्लस काम। तो निस प्लस काम का संधि विच्छेद क्या है, अगर आपको ये पता होगा कि निष्काम कौन सी संधि में आता है तभी भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होगा जब नी के आगे विसर्ग लगे हैं तो विसर्ग क्या है आधे 66 कोण में चेंज हो जाएंगे। और ये आपको पता होगा निस प्लस काम हमारे संधि विच्छेद सही हो जाएगा। तो इसमें विसर्ग संधि थी। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अनुगमन में समास कौन सा है, समास बताना है। कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है। तो अनुगमन में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्योंकि आपको पता होगा ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं अनु प्लस गमन। तो आपको पता होगा जो अनु प्लस गमन से मिलकर बना है, मैं इसको जरा एक बार साफ कर देती हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छे से। तो अनुगमन ये दो शब्दों से मिला है, अनु प्लस गमन। तो आपको पता होगा तो अनु जो है इसमें उपसर्ग लगा है और उपसर्ग के होते हैं ये है कि ये क्या होते हैं अव्यय होते हैं, यानी कि आप इनको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अनुमान लगाकर इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंगी है। तो दही किस प्रकार का लिंग है, तो आप बताएंगे दही होता है खट्टा, तो उस प्रकार से दही एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। स्टूडेंट प्याज स्त्रीलिंग शब्द है क्या पुल्लिंग शब्द है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर मुझे यकीन हो जाएगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लास देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि आप प्याज को स्त्रीलिंग बोलेंगे क्या पुल्लिंग बोलेंगे। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत से बच्चे कमेंट का बताते हैं कि क्लास उनको कैसी लग रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लास देख लेते हैं बट अपना रिव्यू नहीं देते हैं कि क्लास में कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। आपको भी बताना है कि कैसी क्लास आपको लग रही है कैसी नहीं लग रही है। प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना भी है आपको और उसको कमेंट करके भी बताना है और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि विलोम की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। गमन का आगमन, निषिद्ध का विहित, आमिष का सामिष और व्यास का समास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टूडेंट मुझे राइट आंसर बताएंगे कि कौन सा विलोम जो है उनका युग्म जो है अशुद्ध है। तो आप बताएंगे आमिष और सामिष क्या है, ये विलोम ना हो करके ये एक समान हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन आमिष या सामिष का अगर पर्यायवाची लगाएंगे तो हम लगाएंगे निरामिष, यानी सामिष का हो जाएगा मांस रहित भोजन और निरामिष का हो जाएगा बिना मांस के भोजन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर 1 कर्ता कारक, करण कारक, अपदान कारक या कर्म कारक। उसने उसे छल से पराजित किया, वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो देखिए इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। उसने उसको या उसे छल से पराजित किया, यानी कि छल के द्वारा पराजित किया। तो जहाँ पर अगर आपके सामने दो परसक मिलते हैं से या के द्वारा तो वहाँ पर क्या होता है करण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार राम ने रावण को तीर से मारा, तो किस से मारा, तीर से मारा, तो तीर से मारने में क्या हो जाएगा कर्ण कारक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ए में है
बी में है, सी में है, डी है। तो स्टूडेंट अल्प विराम का चिन्ह किस प्रकार से होता है, तो आप बताएंगे अल्प विराम इस प्रकार से लगता है। कोमा को हम क्या बोल देते हैं, अल्प विराम बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा होगा। मोहन ने पढ़ा है वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। यानी कि मोहन ने पढ़ा है, ये एक वाक्य दिया है, इस वाक्य को हमको संदिग्ध भूतकाल में बताना है। तो ऑप्शन है मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था या मोहन ने पढ़ा था। संदिग्ध भूतकाल का मतलब क्या है कि हमको अपने पास्ट में जाना है। पास्ट में जो होता है बीत गया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर के बी में आप देख पा रहे होंगे मोहन ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप है। यानी कि एक सेंटेंस दिया है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य को कर्म वाच्य के रूप में हमको देखना है। ऑप्शन है राम से रोटी खाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है राम ने रोटी खाई। ऑप्शन नंबर सी है राम रोटी खाएगा। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे राम से रोटी नहीं खाई जाती, ये हो जाएगा कर्म वाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। स्टूडेंट हम ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वाच्य में कर्म वाच्य है, कर्तरी वाच्य है, भाव वाच्य है। देखिए अगर क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी तो वहाँ पर हो जाएगा कर्ता वाच्य है। अगर क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी तो आप बताएंगे वहाँ कर्म वाच्य है। अगर वहाँ पर जहाँ क्रिया कर्ता का दोनों का डिफरेंस नहीं होता तो वहाँ पर चलती है क्रिया भाव वाच्य के हिसाब से। देखिए अगर मैं आपको इन्हें डिटेल से बताऊं, राम से रोटी खाए जाते हैं या सीता से रोटी खाई जाती है, तो राम और सीता का जगह अगर हम कर्ता को चेंज कर रहे हैं तो कर्ता के हिसाब से क्रिया भी बदली जा रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कर्तरी वाच्य है। ऐसे ऑप्शन नंबर बी में आते हैं राम ने रोटी खाई या सीता ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कर्ता के हिसाब से क्या है, क्रिया चेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से आप क्या है, कर्ता को चेंज करके अपनी क्रिया को बदला कर देख सकते हैं। अगर बदल रही है तो आप वहाँ पर उसी प्रकार से आप आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा है, इम है या इमा है, आ है या माँ है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। देखिए अरुणिमा, अगर आपसे पूछेगा अरुणा में मूल शब्द क्या है तो आप बताएंगे अरुण। अरुण इसमें मूल शब्द है, अरुणा। आप बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बताएंगे इसमें ईमा प्रत्यय लगा है। कि ईमा प्रत्यय लगेगा तो छोटी की मात्रा पीछे आ जाएगी और माँ पे क्या है, आ का डंडा लग जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बताएंगे इसमें ईमा प्रत्यय लगे है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे भी पूछ सकता है कि मूल शब्द क्या है, तभी भी आपको आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा का हुआ है, पै का हुआ है, मर्स का हुआ है, पर का हुआ है। तो परामर्श में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे सिर्फ परा उपसर्ग लगा है। अमर्स क्या हो जाएगा, इसमें मूल शब्द हो जाएगा। तो पर क्या है, इसमें उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि पंडित का पर्यायवाची नहीं है। कोविद, दामिनी, बुध और प्राज्ञ। तो आप बताएंगे पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। क्योंकि आपको पता है दामिनी किसका है, दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है कि अधोलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है? अयन है, चयन है, मयन है या घरन है? तो घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अयन। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्ट? तो समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा व्यष्टि। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी के अभी तक क्वेश्चन सही जा रहे होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो आपके अप्रोच से बाहर हो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्य के लिए एक शब्द है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपको ARO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोचिए कि जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है ये छोटे मोटे एग्जाम के लिए है। अगर आप इससे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तभी भी आप यहाँ से क्वेश्चन बनाकर ले जा सकते हैं, क्योंकि ARO का एग्जाम मैंने भी दिया था और ये मेरी क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। तो उसको भंडारा बोलते हैं, दावत्य बोलते हैं, सदावर्त बोलते हैं, धर्मार्थ बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जो मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है उस व्यवस्था को हम सदावर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रकार का यूनिक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको भंडारा लगा के आए थे, क्योंकि आपको पता होगा कहते हैं कि भाई फ्री में भोजन मिल रहा है तो चलो भंडारा खाने चलते हैं, तो उसको भंडारा नहीं बोलते, उसको सदावर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या है। उसको जीन बोलते हैं, काठी बोलते हैं, होंदा बोलते हैं या बख्तर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन बोलता है उसको होंदा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना या हृदय से आदर करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके, तो आप बताएंगे दीदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, हृदय से आदर करना, आंखें बिछाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी के लिए आंखें बिछाकर, मतलब कोई किसी के बहुत ही दिल से किसी का आदर कर रहा है और उसका बहुत ही मतलब अभिनंदन कर रहा है, अपने दिल को आभार मान रहा है, उसके लिए बोल देता है कि आंखें बिछाकर किसी का आदर करना, सम्मान करना। ऑप्शन नंबर 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। वह है, यानी कि एक अशुद्ध युग्म दे रखा है, वहीं आपको राइट आंसर बताना है। सौदागर एक फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, अलमारी तुर्की शब्द है या किताब अरबी शब्द है। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा जो अलमारी है ये तुर्की शब्द नहीं है, अलमारी जो है एक पुर्तगाली शब्द है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि तुर्की शब्द है अलमारी, आलपिन जो होते हैं ये तुर्की शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाई दे रहा होगा। एक शुद्ध वाक्य है, आपकी राय से काम जरूरी है, वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है। सी है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। या ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने बहुत सी किताबें एकत्र कर ली। तो कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है वही आप बताएंगे। आपकी राय से काम जरूरी है, ये वाक्य की जो वाक्य में शब्द है ये सही क्रम से नहीं लगे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। वाक्य आता है सी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। देखिए, या तो इसमें से आएगा या लगाकर आएगा, लेकिन भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है, लगाकर इसमें शब्द फालतू आया है, इसलिए गलत हो गया। उन्होंने बहुत सी किताबें एकत्र की है, तो बहुत सी नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ मिष्ठान की एक बड़ी दुकान है और मिष्ठान इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। ब्लैंक है, के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द होगा। संदेह होगा, वह होगा, जिज्ञासा होगी या भ्रम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप देंगे राइट जवाब, तो आप बताएंगे भ्रम के कारण किसी ने क्या है, रस्सी को सांप समझ लिया। जैसे कहते हैं ना, सारी बीच नारी है और नारी बीच सारी है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि नारी है कि सारी है, तो वहाँ पर भी क्या है, उसको भ्रम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर के, और एक ये भी आता है रस्सी है या सांप, तो उसमें भी ये भ्रम हो जाता है। तो भ्रम के कारण क्या है, वो कुछ चीज़ को कुछ भी चीज़ समझ लेता है। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आपको क्लास और कंटेंट अच्छा लग रहा हो और मेरे क्वेश्चन डिलीवर करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है। और आपको डेली 3 क्वेश्चन पोस्ट के माध्यम से भी दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पर करंट अफेयर, हिंदी और जीके स्टैटिक की भी वहाँ पर क्विज डाली जाती हैं, तो आपको वहाँ पर भी क्या है, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। और प्लीज़ क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे कि हंस का संपादन किसने किया था। स्टूडेंट, आपको पता होगा हिंदी में हंस नाम की पत्रिका थी, काफ़ी फेमस थी। तो ये पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन पढ़िएगा। प्रेमचंद ने की थी, अमृत राय ने की थी, क्या शिव
शिवदान सिंह चौहान ने की थी, या ऑप्शन नंबर के डी इनमें से किसी ने नहीं। तो आप बताएंगे हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो आप बताएंगे जो हंस पत्रिका का जो संपादन किया था ना, इसे जो कथाकार थे वे संजय सहायक थे, ठीक है। लेकिन हंस पत्रिका के मुंशी प्रेमचंद जो 1930 में क्या है इसके इन्होंने ये बनाया था। लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं, ये सभी हो जाएंगे। तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद भी थे, अमृतलाल रागर भी थे और शिवदास चौहान भी थे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ये सभी भी इसके अध्यक्ष या इसके संपादन रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। स्टूडेंट हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, 9वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कहने का मतलब है प्रत्येक सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आया है। और कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में भी आपको इस प्रकार के एक क्वेश्चन तो मिलेगा, मिनिमम 2 भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आपके सामने वाक्य जो है, बसंत के आगमन ओब्लिक से ही शीत की कोप अदृश्य हो गई है, कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसको सही गलत में बताइए। तो देखिए बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गई है। देखिए शीत की कोप नहीं, शीत से ही शीत का कोप, क्योंकि देखिए बसंत जो है, बसंत का जो महीना होता है वो बसंत एक पुल्लिंग शब्द कहते हैं ना, बसंत का महीना शुरू हो गया। कभी आपने सुना है कि बसंत का महीना शुरू हो गई, तो बसंत का महीना शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी जो शीत का की कोप है ना, वो शीत का कोप आएगा, तो की नहीं आएगा, यहाँ का आएगा, तब आपका वाक्य सही बनेगा। तो इसी वजह से जो हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और 2 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जलधर नहीं है, बागदेवी नहीं है, मेघ नहीं है और पयोधर नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा बागदेवी नहीं है। बागदेवी किसका होता है, माँ सरस्वती का होता है, माँ शारदा का होता है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। दसाणी, बांगड़ी, ढूंढाड़ी या कुर्मांचल। तो आप बताएंगे जयपुरी का जो स्थानीय नाम होता है वो होता है ढूंढाड़ी। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा राजस्थान की जो उपबोलियां हैं वो 4 उपबोलियां हैं। मेवाड़ी हो जाएगी, पश्चिमी राजस्थानी हो जाएगी, मारवाड़ी हो जाएगी और एक हो जाएगी ढूंढाड़ी। तो ये ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। हिंदी से है, संस्कृत से है, तमिल से है, से संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है संविधान की सभी भाषाओं से संबंधित होता है, यानी कि ये 22 की 22 भाषाओं में दिया जाता है। और आपको पता होगा ये 22 प्लस एक भाषा में और दिया जाता है अंग्रेजी में। तो कुल मिलाकर 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त है या नागार्जुन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे साकेत की क्या है, मैथिली शरण गुप्त है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, जेते तुम तारे तेते न नभ के तारे। इस काव्य की पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तो आप बताएंगे इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, एक तो आ रहा है जेते और अगर तेते नभ के तारे, तो तारे यहाँ पर भी आ रहा है, तारे न तारे यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप बताएंगे शब्द युगल और अलंकार यमक। तो ये परिभाषा होती है, यानी कि जब 2 शब्द आए और दोनों के शब्द के अर्थ ही अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पंक्ति में क्या है, जो पाप नाशिनी गंगा मैया है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो ये पंक्ति बोलती है कि तुमने जितने लोगों का कल्याण कर दिया है, पहले हो जाएगा जेते तुम तारे, यानी कि जितने आपने लोगों का कल्याण कर दिया है उतने तारे तो नभ में भी नहीं है। यानी कि
एक तुम तारे का मतलब हो जाएगा कल्याण, और दूसरे तारे का मतलब हो जाएगा तारों की संख्या। तो शब्द युगल है, अर्थ उनके अलग अलग है, तो अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। और इस पंक्ति का दिया हुआ अर्थ क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एक गद्यांश आपको दिया है, 32 से लेकर 26 तक इसमें सवाल है। पहले हमको गद्यांश को पढ़ना है और दिए गए 4 विकल्पों में से प्रत्येक का उचित आंसर हमको लगाना है। तो मैं पढ़ूंगी पहले, आपके सामने मैं पढ़ूंगी सब गद्यांश को, उसके बाद आप भी पढ़ना, साथ साथ समझना भी, और फिर दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए पढ़ते हैं कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी का सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह सब इस बातों की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेते हैं, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी किताबों से पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना, तो आगे चलते हैं, गाय भैंस और भेड़ों का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होते हैं जो अकेले होने पर भी मग्न रहते हैं। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा था, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो सबके बराबर बराबर कहती है, जो उससे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो ये था हमारा गद्यांश। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, समझा भी होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ किस क्लास को पीछे बैक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेते हैं? सपने, विचार, बुद्धि, या अवसर। आपने पढ़ा होगा पीछे पंक्ति में बताया था कि साहसी मनुष्य जो होते हैं वे कभी सपने अपने उधार नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्या क्वेश्चन दिया है गद्यांश से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, साहसी मनुष्य किसके समान होते हैं? भैंस के, भेड़ के, सिंह के या जानवर के? तो आपने पढ़ा होगा कि साहसी मनुष्य सिंह के समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 को रीड करेंगे कि दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति को किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया को मिलता है, समाज को मिलता है, मनुष्यता को मिलता है, या आम आदमी को मिलता है? तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा और गद्यांश को समझा होगा कि मनुष्यता को ऐसे आदमी से क्या है, प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? विवेकशील जीवन को, कमजोरी को, स्वावलंबीपूर्ण जीवन को, या हिम्मत को? तो आपने पढ़ा होगा जो हिम्मत वाले पुरुष होते हैं उसके लिए क्या है, लेखक ने महान जीवन का बताया है, जो कायर नहीं होते हैं और कभी भी पीछे नहीं बढ़ते हैं। और ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी ने लगा लिए होंगे और काफ़ी अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा गद्यांश से संबंधित 36वां, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य, या व्यवहार कुशल? तो देखिए, व्यवहारशील, व्यवहार में लाने योग्य, व्यवहार कुशल, ये सभी व्यवहारिक के पर्यायवाची हैं, लेकिन आदर्शवादी व्यवहार का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने 5 के 5 क्वेश्चन गद्यांश से बिल्कुल राइट किए होंगे, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है। तो ये 32 से लेकर 36 जो क्वेश्चन थे ये थे हमारे गद्यांश से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी? तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है आप बताएंगे? वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है, या संयोग श्रृंगार रस है? तो हरि दर्शन की आँखियाँ प्यासी, तो आप देख रहे होंगे हरि के दर्शन के लिए आँखियाँ प्यासी हैं, भूखी हैं। तो इसमें क्या करनी है, जो सब ये हैं गोपियाँ, वे अपने क्या है वियोग का वर्णन करनी है। तो इसमें क्या जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, अब हम जो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर 37 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको पता होगा पार्ट 1 में हम 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपने 37 में से कितना स्कोर किया है वो आप सभी को पता चल गया होगा, और आपने कितने अच्छे से कितने मतलब
आपने माइंड फ्रेश से और कितने अपने आप को सशक्त मानकर क्वेश्चन के आंसर किए हैं ये भी सब आपने कर लिया होगा। कहाँ आपको डाउट लग रहा था, कहाँ आपको लग रहा था 50-50 हो सकता है, वो सब आपने अपने आप को जज किया होगा। मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर 35 और 30 के बीच में क्वेश्चन के आंसर बनाए होंगे। अगर आप इतना सवाल बना कर ले जा रहे हैं तो आप समझिएगा एग्जाम में आप 30 से 35 तक क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। और अब हमारा शुरू होता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 38 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हल करेंगे सामान्य हिंदी के। ये हमारा पार्ट 2 है। आप सभी तैयार हैं? आई होप आप सभी बहुत तैयार होंगे और उत्सुक भी होंगे कि नए नए क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे कैसे हम आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। नवंबर 2023 में प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? नवंबर 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन है उदय कोटक, संजीव मेहता, शुभ्रकांत पांडा या अनीस शाह। तो क्वेश्चन नंबर 38 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे अनीस शाह क्या है। नवंबर 2023 में फिक्की के अध्यक्ष चुने गए थे और अनीस शाह से पहले कौन से थे? शुभ्रकांत पांडा थे, इनसे पहले थे। लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभाव है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है या रानीपुर है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? 39 का आप देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और ये इसकी जो बाउंड्री है ना वो 5 जिलों से लगती है। स्टूडेंट हाल ही में क्या हुआ है, हस्तिनापुर का वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर बारहसिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य रख दिया है। अगर आपसे यूपी स्पेशल में अगर इन फ्यूचर आपसे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होंगे अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव मतलब बिहार जिसका नाम हस्तिनापुर था वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया है, तो आप बताएंगे बारहसिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य नाम हो गया है। तो ये आपके लिए अपडेट न्यूज़ थी, करंट की न्यूज़ थी जो मैंने आप तक क्वेश्चन के माध्यम से पहुंचा दी है। जैसे कि आपको पता होगा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था उसका नाम रामगंगा रख दिया है और जब पेपर हुआ था तो उसका क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सब्जी अनुसंधान संस्थान है? आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगरा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में। तो आप बताएंगे भारतीय साग सब्जी या भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में, काशी में। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर कि राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है गौतमी नदी पर, टोंस नदी पर, केन नदी पर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे दीदी कौन सी नदी पर है? तो आप बताएंगे राजघाट जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। और आप पूछेंगे ये तो हो गया लेकिन कौन से जिले में है? तो ये तो ललितपुर या झांसी में इसका इस परियोजना से क्या है लाभ दिया जाता है। और ये बुंदेलखंड के उसमें आती है और आपको पता होगा वहाँ पर क्या है ये जल परियोजना में ली जाती है, वहाँ पर क्या सिंचाई के काम में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपको पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। चलिए ये तो मैंने बता दिया इनमें से कोई नहीं, बेतवा नदी पर था। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको आंसर भी मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? खजुराहो में, सुचिंद्रम में, महाबलीपुरम में या कांचीपुरम में। थोड़े क्वेश्चन जो हैं कट गए हैं बट कोई नहीं, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो जो धर्मराज रथ का स्मारक है वो महाबलीपुरम में है। और ये जो मंदिर बनवाए गए थे ये पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। आपको पता होगा इसको रथ मंदिर भी कहते हैं। इस रथ मंदिर में 7 क्या है रथ हैं। सबसे बड़ा जो रथ हो जाएगा वो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ है और सबसे छोटा जो रथ हो जाएगा वो द्रौपदी का है। इसमें द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव का एक रथ हो जाएगा, द्रौपदी का रथ हो जाएगा और श्री कृष्ण भगवान का रथ है। तो ये महाबलीपुरम को हम रथ मंदिर भी बोल देते हैं जो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे और दक्षिण भारत में ये हैं, कांचीपुरम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के सी महाबलीपुरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस प्रकाश में रंग जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है? नीली में होती है, हरा में होती है, पीला में होती है, नारंगी में होती है। तो किस प्रकाश में जो तरंग दैर्घ्य होती है वेवलेंथ वो सबसे अधिक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 के आप भी देंगे मुझे राइट जवाब। तो आप बताएंगे नारंगी रंग की होती हैं। कुछ बच्चे तो इसमें रेड रंग ढूंढ रहे होंगे क्योंकि रेड ऑप्शन में नहीं है तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो होंगे कि आंसर क्या दे। चलिए आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। आपने पढ़ा होगा जो हम प्रिज्म पढ़ते हैं इसमें बिब ग्योर पढ़ते हैं, बिब ग्योर, GYOR। स्टूडेंट अगर आप यहाँ से
लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि आप अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो इधर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ती है। यानी कि अगर वॉयलेट कलर से आप रेड कलर की तरफ बढ़ते हैं तो इधर की तरफ चलने पर वेवलेंथ बढ़ेगी। और जब इसमें रेड कलर नहीं दिया है तो रेड के बाद क्या, ऑरेंज कलर है, तो ऑब्वियसली ऑरेंज रंग की क्या है, वेवलेंथ अधिक होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो इधर इधर बढ़ेगा इनका प्रकीर्णन, यानी कि इनके फैलने की ये बढ़ेगी। तो आपको पता होगा सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, इसका वॉयलेट कलर का, और लाल रंग का कम होता है। इसी कारण से क्या है, जो रेड सिग्नल होते हैं उसमें क्या है, हम रेड कलर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका क्या है, जो ये विचलन होता है वो कम होता है। इसी वजह से रेड कलर का यूज क्या है, खतरे के निशान में किया जाता है। तो मैंने आपको जो बताई है ये आप इसको याद कीजिएगा। अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। जो बच्चे रेड देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि नारंगी रंग क्यों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ कि सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित की गई थी, वाराणसी में, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, क्या आगरा में, जिसको बोलते हैं हम ताज नगरी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आप देंगे मुझे राइट जवाब। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रदर्शनी जो है 2023 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। और ग्रेटर नोएडा कहाँ पर आता है, गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 46 कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, सेरिब्रम है या सेरिबेलम है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हो जाएगी न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना परेड दिवस और वायु प्रदर्शनी फ्लाई स्पॉट का आयोजन किया गया था, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या गाजियाबाद में। तो आप बताएंगे ये जो किया गया था ये प्रयागराज में किया गया था और यहाँ पर 90वें नंबर का किया गया था। 90वें नंबर की क्रम की थी एयरफोर्स की, तो ये की गई थी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। और विवेक राम चौधरी जो हैं वो वायुसेना के क्या है, हेड हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आता 48 कि भारत सरकार द्वारा राज्य का चिन्ह जो स्टेट सिंबल है उसको हमने कब एडोप्ट किया था। ठीक है, 15 अगस्त 1948 को, 2 अक्टूबर 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, क्या 26 जनवरी 1950 को। जो राज्य का चिन्ह है हमारा सिंबल है स्टेट सिंबल, उसको एडोप्ट हमने कब किया था। तो 48 का आप देंगे राइट जवाब। तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय चिन्ह को एडोप्ट किया था। और आप बताएंगे हमारे जो राज्य के चिन्ह हैं उसमें 2 मछली, 2 नदी के 2 धाराओं और बीच में धनुष और तीर को दिखाया गया है। इसके दिखाने का मतलब ये था, धनुष तीर हमारे अवध के शासन से रामचंद्र जी को डिनोट करता है, गंगा यमुना 2 जिसमें लहरें दिखाई देती हैं, और 2 मछली जो चिन्ह है ये अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। और आपको पता होगा जो 2 मछली का चिन्ह जो लिया गया है ये लखनऊ में जो रूमी दरवाजा है वहाँ से उसको उठाया गया है। तो कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है जो 2 मछलियों के जो चिन्ह हैं वे कहाँ से उठाए गए हैं, तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए रूमी दरवाजा आ गया है क्वेश्चन में कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन का आंसर तो पहले लिख हो गया था, आप बताएंगे लखनऊ में। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने है कि अक्टूबर 2023 में 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 में कहाँ आयोजित हुई थी, कोच्चि में, जयपुर में, भोपाल में या वाराणसी में। तो अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ पर आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 का देंगे राइट जवाब। आप बताएंगे कोच्चि, और कोच्चि कहाँ है, केरला में। तो यहाँ पर ये आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, रेटिनॉल नहीं है, थायमिन नहीं है, राइबोफ्लेविन नहीं है या नियासिन नहीं है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, कह देते हैं गई भैंस पानी में। तो बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, थायमिन भी विटामिन बी में आता है, नियासिन भी विटामिन बी में आता है, और राइबोफ्लेविन भी विटामिन बी में आता है। लेकिन रेटिनॉल विटामिन ए होता है, और विटामिन ए, सी, ए, डी,
के, ई जो होते हैं, ये 4 विटामिन ये होते हैं वसा में घुलनशील। तो ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, ऑक्सीजन है या इंसुलिन है? तो आप बताएंगे कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। आप बताएंगे एस्ट्रोजन क्यों होता है, ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है जो ये डिलीवरी के समय इसका रिसाव होता है और ये प्रेगनेंसी होने के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। और एंड्रोजन जो हार्मोन होता है आपको पता होगा, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये लड़ो उड़ो और फायर जो होता है कि मतलब भागो दौड़ो, जो विटामिन होता है इमरजेंसी में रिलीज होता है, उसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ऑक्सीजन आपको पता है गैस है, और इंसुलिन विटामिन जो होता है ये हमारे ग्नाशय की बीटा सेल से रिलीज होता है, और इसकी कमी के कारण हमको क्या है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपको ये भी पता होगा, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ए है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपद में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन में है, मथुरा में है, सीतापुर में है, जबलपुर में है? तो आप बताएंगे स्टूडेंट, उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है तो यहाँ पर तो होगा नहीं, मथुरा उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर हो सकता है, सीतापुर में हो सकता है, जबलपुर एमपी में तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन में आपको डाउट होगा। तो आपको पता होगा नैमिषारण्य तीर्थ जो है, जो 84,000 ऋषियों की धरती कही जाती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर भारत में, बुंदेलखंड में या उपरोक्त सभी में? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आप देंगे मुझे राइट जवाब, जल्दी से जवाब का जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश का कौन से भाग जो सबसे विकसित और विकासशील श्रेणी में आता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये काफ़ी ज़्यादा विकसित और डेवलपमेंट में आता है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं? तो आप बताएंगे 30 जिले शामिल हैं, और बुंदेलखंड में 7, और पूर्वी में 28, और मध्य वाले में हो जाएंगे हम आपके 10। तो 30 10 40, 40 और ये हो जाएंगे 68, और 68 60 हो जाएंगे 75। तो इस प्रकार से हमारे 75 जिले हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है कि कौन से भाग में कितने कितने जिले आते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर जो होता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 55 की तरफ बढ़ेंगे कि सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किसने जीता था? भारत ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, और भारत ने श्रीलंका को हराकर यह जीता था। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर शासन किया था? खिलजी वंश ने, लोधी वंश ने, मुगल वंश ने और तुगलक वंश ने? तो क्वेश्चन नंबर 56 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है 57 सॉरी कि अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्राप्त करने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आप देंगे मुझे राइट जवाब, नीरजा भनोट, साक्षी मलिक, संजना ठाकुर या एम विजय लक्ष्मी? तो नीरजा भनोट क्या थी? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड आप सभी के सामने आ गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 मई को, 15 मार्च को, 2 जनवरी को या 28 फरवरी को? तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, रामानुज के बर्थडे पर। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आगरा में, कानपुर में, नोएडा में या वाराणसी में? तो जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ये हमारे कानपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर को आपको पता होगा, जो कानपुर है यहाँ पर कानपुर में जो गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है वो कहाँ पर है? कानपुर में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी कानपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? योजना आयोग,
संघ वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 60 का स्टैंड राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग जो होता है केंद्रीय वित्त आयोग, इसी की सहायता पर क्या है राज्य और केंद्र के बीच करों का विभाजन किया जाता है, करों का बंटवारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किसी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? मीरा कुमार थी, सोनिया गांधी थी, सुषमा स्वराज थी, या मार्गरेट अल्वा थी। तो क्वेश्चन का देंगे आप राइट आंसर। तो लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर कौन सी थी? तो आप बताएंगे मीरा कुमार। और आप बताएंगे मीरा कुमार किसकी पुत्री थी? तो स्वतंत्र भारत में बनने वाला जो मंत्रिमंडल था जगजीवन राम की पुत्री कौन थी? मीरा कुमार थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित जनजाति समूह में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? गोंड की है, थारू की है, खरवार की है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो जनजाति समूह है उसकी संख्या सर्वाधिक है। तो आप बताएंगे गोंड जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? पीलीभीत में है, लखीमपुर खीरी में है, ललितपुर में है, या बहराइच में है। तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में है। और भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको बोल देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित होता है? किसान कल्याण सोसाइटी, भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग, या मापतोल आयोग। तो जो MSP होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप बताएंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और इसके द्वारा क्या है जो हमारे यहाँ खरीफ की फसलें होती हैं, जितनी प्रकार फसलें होती हैं उनमें क्या है 22 फसलों की क्या है MSP जारी करते हैं। आप बोलेंगे कि 23 फसलों की होती है, नहीं स्टूडेंट 22 फसलों की MSP होती है। जो एक फसल होती है हमारी गन्ना उसकी क्या है ये FRP जारी करते हैं। तो FRP किसकी होती है? तो आप बताएंगे FRP किसकी होती है? आप बताएंगे गन्ना की। और 22 फसलों की क्या होती है? तो आप बताएंगे MSP। तो कुल मिलाकर के 23 फसलों पर ये डिपेंड होती है। और कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जब किसी वस्तु का केवल एक ही क्रेता और एक ही विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? यानी कि एक ही तो वहाँ पर सेलर हो और एक ही कंज्यूमर हो तब वह स्थिति क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे जनता एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, विशेष क्रेता एकाधिकार, या क्रय क्रेताधिकार। तो ये एक ही कंज्यूमर है और एक ही वहाँ पर क्या है सेलर है तो वह स्थिति कहलाती है द्विपक्षीय एकाधिकार। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैलेसेरीपेरम, प्लाज्मोडियम नोलेसी, क्या प्लाज्मोडियम ओवेल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि आपने यही पढ़ रखा है कि मलेरिया जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है। लेकिन उस परजीवी का पूरा नाम क्या था ये बहुत कम बच्चों को पता होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 99% बच्चों को पता ही नहीं होगा कि जो परजीवी होता है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम। इसलिए कहते हैं कि आपको कंटेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी होती है क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से आपको तरह तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। वो क्वेश्चन भी मिलते हैं जो आप थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही उम्दा और बहुत ही फर्स्ट क्लास नंबर का है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि किसी टेस्ट पेपर को तो आप बहुत अच्छे से देखते हैं लेकिन किसी टेस्ट पेपर को आप अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जितना भी आप अवॉइड कीजिएगा आपको वो हानि आपको एग्जाम में भुगतनी पड़ेगी। मेरा काम जो था वो मैं आपके सामने कर रही हूँ, अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छी मैं आपको डिटेल देने की कोशिश भी करती हूँ। और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना होता है एग्जाम में मैं आपको वो भी चीज़ बता कर चलती हूँ। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र।
तो कौन सा नहीं है ये देंगे आप मुझे जवाब इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो आपने स्टूडेंट अगर एडुटेरिया का टेस्ट पेपर मेरे साथ लगाया होगा तो सेम क्वेश्चन यही उस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एडुटेरिया की जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है 5000 क्वेश्चन की, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते ही बनाई गई है। लेकिन बच्चे होते हैं ना, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन का 100% आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ है। तो नर्मदा नदी की जो घाटी है, उस घाटी का कौन सा राज्य हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। तो राजस्थान क्या है? नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्मा है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है या माउंट एवरेस्ट है? तो आप बताएंगे नामचा बर्मा हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है और ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम सूर्योदय वाला राज्य भी बोल देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 3 जून को या 22 जून को? तो आप बताएंगे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1972 5 जून में पर्यावरण दिवस की घोषणा हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत कौन से स्थान पर आता है? 7वें पर आता है, 6ठे पर आता है, 5वें पर आता है, 4थे पर आता है? तो आप बताएंगे 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 32,84,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राममोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आप बताएंगे एमजी ने। एमजी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। झांसी में हुआ था, मेरठ में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या बैरकपुर में हुआ था? तो स्टूडेंट आपको पता होगा 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ में हुई थी। तो देखिए 2 कहाँ पर है? सबसे पहले ना 1 में है, ना बी में है, ना डी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हुई थी दिल्ली में, क्योंकि जो मेरठ के सिपाही थे वो क्या है 11-12 अगस्त को दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, और जहां पर बहादुर शाह जबरदस्ती होते हैं उनको राजा घोषित करके महाक्रांति को शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये पहुंचती बैरकपुर में, बैरकपुर के बाद पहुंचती झांसी में। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? राजा पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय के विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद? तो ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी है न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का विस्तृत रूप किसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सही फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को क्या करना है? इसको 100% सही करना है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? यानी कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज़्यादा क्या है प्लेनेट हैं? तो आप बताएंगे बृहस्पति, अरुण, वरुण या शनि? तो आप बताएंगे शनि के सबसे ज़्यादा क्या है उपग्रह हैं। इसके 142 उपग्रह हैं, 142। तो ये थी आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की टॉप 75 क्वेश्चन की सीरीज। टॉप 75 क्वेश्चन में आप सभी ने कितना किया ये आप सभी जान सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो सीरीज आपके लिए चलाई गई है कितनी अच्छी है, आप सभी को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने क्वेश्चन आप यहाँ से बना कर ले जा रहे हैं, और क्या आपके अंदर चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे क्वेश्चन नंबर लास्ट की जो टॉप सीरीज की 10वीं सीरीज है उसके साथ। आप नोट सीरीज को कीजिएगा अच्छे से, अपने क्वेश्चन का टाइम कीजिएगा। अगर आपको चैनल पर जुड़ना अच्छा लगे तो प्लीज़ परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर दीजिएगा। अगर आप निगेटिव कमेंट भी करते हैं किसी चीज़ को लेकर, वो भी कर दीजिएगा और उसमें सुधार किया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छा दिया जाएगा। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी को टॉस सीरीज के साथ जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद और अपने परिवार का हिस्सा बनने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपके साथ इसी जोश इसी जुनून के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।